हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि वो वर्ड्स जिनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ओके जैसे कि सिट, स्टैंड, जंप, राइट, लाफ, सिंग, डांस, ये क्या है? एक्शन वर्ड्स है जो कि वर्ब है। Now, before starting this chapter, as you can see, the starter point is given. See the picture and write about each action below it. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और लिखना है कि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, दिस गर्ल इज रनिंग। तो रनिंग क्या है? आपका एक एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वन, दिस गर्ल इज डांसिंग। डांसिंग आपका एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वन, दिस गर्ल इज रीडिंग। रीडिंग भी क्या है? आपका एक्शन वर्ड है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So the first topic is verbs. Words that say that what the subject do are called verbs. Words that say what the subject do are called verbs. मतलब कि वो शब्द जो बताते हैं कि क्या सब्जेक्ट कर रहा है उसे हम verb बोलते हैं. Okay, read the following sentences. Rahul hits a ball. Hardik catches a ball. In sentence 1 and 2, the verbs hits and catches express some action. इसमें जो वर्ड हिट और कैच है वो कुछ एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस. वर्ब वो वर्ड है जो बताता है व्हाट द सब्जेक्ट डज, क्या सब्जेक्ट कर रहा है. व्हाट द सब्जेक्ट इज, क्या सब्जेक्ट है. व्हाट द सब्जेक्ट पोजेस, और क्या वो सब्जेक्ट के पास है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. We can broadly classify verbs as main verbs and auxiliary verbs. Okay, so first let's know about main verbs. Verbs that can express their meanings independently are called main verbs. मतलब कि वो verb जो कि अपनी मीनिंग को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वीटी सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ पर सिंग क्या है? दैट इज द मेन वर्ब. ओके, नेक्स्ट वन, प्रकाश राइट्स अ पोम. राइट्स क्या है? आपका मेन वर्ब है. In these sentences, sings and writes are verbs. These verbs can express their meaning independently. मतलब ये जो verb है ये अपनी meaning को express करते हैं independently form में. These verbs do not need the help of other words to express their meaning. मतलब ये जो verb है इनको कोई और word की जरूरत नहीं होती अपनी meaning को express करने के लिए. These verbs are main verbs. तो इसीलिए इनको हम main verb बोलते हैं. Okay? Now let's move into the next type of verb, that is auxiliary verbs. Verbs that show tense and help the main verb to express their meaning are called auxiliary verbs. मतलब कि वो verb जो कि tense को show करते हैं और help करते हैं main verb को कि वो उनके meaning को अच्छे से express कर सके, तो उसे हम auxiliary verb बोलते हैं. For example, she is singing a song. तो आप देख सकते हो यहाँ पर is का use हुआ है, that is the auxiliary verb. Next one, he had finished his homework. Had is the auxiliary verb. In the above sentences, is and had are auxiliary verb. Is and had जो है वो auxiliary verbs है. These verbs show the tense of the sentence and help the main verb express their meaning. तो ये जो verb है ये क्या करते हैं? ये एक तो sentence को और भी ज्यादा उनका tense form जो है वो show करते हैं. ठीक है, यानी कि जो sentences के tenses form है उनको show करते हैं और main verb के साथ इन्हें लगाया जाता है ताकि ये express कर सके meaning उस sentence का. ठीक है. The words is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, etc. are auxiliary verbs. तो ये सभी क्या है? Auxiliary verbs है. ठीक है. Now student, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Now the next topic is strong verbs and weak verbs. So the first one is strong verb. Verbs which form their past tense by changing the stem vowel are called strong verbs. ओके तो मतलब वो वर्ब जो कि पास्ट टेंस फॉर्म करते हैं उनके स्टेम वॉवल को चेंज करके उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं. वी डू नॉट ऐड डी, ईडी, टी टू द रूट फॉर्म. रूट फॉर्म में हम डी, ईडी, टी नहीं पुट करते उसका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए. हियर वी कैन सी सम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया जिसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को. जैसे कि प्रेजेंट में आपको दिया है अराइज, पास्ट में हो गया अरोज. आप देख सकते हो वॉवल चेंज हुआ है इसमें. ठीक है. Past participle में has arisen. Okay, begin, began, has begun. Okay, present form में hide, then hid, has hidden. Know, knew, has known. Okay. Now next is weak verbs.
Verbs that form their past tense by adding ed, d or t to the present tense are called weak verbs. मतलब वो verbs जिनमें d, ed या t लगता है उनके past tense को बनाने के लिए उसे हम weak verb बोलते हैं. For example, here we can see some weak verbs. यहाँ पर आप कुछ weak verb देख सकते हो जैसे कि ask, asked, has asked. तो आप देख सकते हो ed लगा है इसमें, ठीक है. bark, barked, has barked. call, called, has called. cook, cooked, has cooked. deal, dealt, has dealt. Okay students. Now student इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Now the next topic is direct and indirect object. Some verbs has two objects. कुछ verb में दो object होते हैं. My friend gave me a gift. Okay. Gave what? मतलब क्या दिया? A gift. Okay, that is the object one. Gave whom? किसको दिया? Me. That is the object two. तो किसी किसी verb में क्या होता है? दो objects होते हैं. The answer to what question is the direct object. मतलब जो आंसर कर रहा है what question को वो direct object है. जैसे कि direct object सेंटेंस में क्या है? That is the gift. The answer to the whom question is the indirect object. मतलब कि वो आंसर कर रहा है, मतलब वो वर्ड जो कि आंसर कर रहा है कौन से क्वेश्चन को? whom को, gave whom, ठीक है. That is the second object and that is the indirect object. Okay, जैसे कि इस सेंटेंस में second object है, indirect object है me. Okay. So in the above sentence, a gift is the direct object, gift direct object है, and me is the indirect object. और me जो है वो indirect object है. Now here you can see the point number 1. Usually the indirect object refers to a person and direct object refers to a thing. मतलब ज्यादातर क्या होता है कि indirect object person को represent करता है और जो direct object है वो एक चीज को, thing को represent करता है. Next thing, the indirect object always goes before the direct object. जो indirect object होता है वो हमेशा आगे लगता है before that direct object. ठीक है. Now student इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Now the next type of verb is transitive verbs. A verb that require an object to complete its meaning is called a transitive verb. मतलब कि वो verb जिसको object की requirement होती है उसका meaning complete करने के लिए उसे हम transitive verb बोलते हैं. For example, the girl sang a song. Next one, we won the match. Next, he kicked the ball. Okay. In the above sentences, the verbs sang, won, kicked require the object song, match and ball to convey a complete meaning by themselves. So these verbs are called transitive verb. तो इन verb को हम transitive verb बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये complete कर रहे हैं meaning को. ओके. और आप देख सकते हो यहाँ पर object भी है, ठीक है. तो transitive verb में क्या होता है? Object होता है. उन sentences में object होते हैं. ओके. Now next is intransitive verbs. A verb that does not require an object and makes complete sense by itself is called an intransitive verb. मतलब कि वो verb जिसको object की requirement नहीं होती है और complete sense वो create करता है अपने आप में, उसे हम intransitive verb बोलते हैं. For example, she spoke politely, they played nicely, we go there daily. So in the above sentences, the verb spoke, played and go are verbs. तो ये जो वर्ड है spoke, played and go, ये क्या है? वर्ब है. These verbs by themselves make good sense and do not require object. तो ये जो verbs है ये अपने आप में एक अच्छा सेंस क्रिएट कर रहे हैं और इनको ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. So these are called intransitive verb. तो इनको हम intransitive verb बोलते हैं. ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. Now the next type of verb is ditransitive verbs. Read the following sentences. Mother bought me a dress. अब यहाँ पर me जो है वो indirect object है और जो dress है वो direct object है. Next one, she gave her an apple. Her is indirect object, apple is the direct object. So some verbs can be used both as transitive and intransitive verb. कुछ ऐसे words होते हैं, कुछ ऐसे verbs होते हैं स्टूडेंट जो कि दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं, ट्रांजिटिव फॉर्म में भी और इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी. ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें डाइट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, रिया sang a song. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो जो डाइट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया था, मदर बॉट मी अ ड्रेस, शी गेव हर एन एप्पल. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट यूज किए गए. तो जिसमें दो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है उसे हम डाइट्रांजिटिव बोलते हैं. ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है और जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं. ठीक है. नाउ हियर कम्स द बॉक्स. Some verbs can be used both as transitive and intransitive verb. कुछ ऐसे verb होते हैं जो दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव फॉर्म में भी और इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी. फॉर एग्जाम्पल, रिया sang a song, ये आपका ट्रांजिटिव है. ठीक है. नेक्स्ट वन, अमर ऑलवेज सिंग्स इन द बाथरूम, ये आपका इंट्रांजिटिव है.
नेक्स्ट वन द चिल्ड्रन रैन अ रेस, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट वन द डॉग रैन अवे, दिस इज योर इंट्रांजिटिव. Now student, the next topic is verbs of incomplete predication complements. Verbs like be verbs, is, am, are, was, were, seem, look, appear, feel, become, etc. are incomplete verb. तो ये सभी क्या है? Incomplete verb है. Example, a tiger is, my mother looks, the teacher seems, he become. In the above sentences, the verbs is, look, seems and became do not show either action or possession. ये ना तो कोई action बता रहे हैं ना कोई position बता रहे हैं. These verbs do not require any object after them to complete their meaning. इनको कोई भी object की requirement नहीं है ताकि इनकी meaning को complete किया जा सके. However, we can complete the sentences by supplying some words. पर कुछ इन sentence को हम complete कर सकते हैं कुछ words को supply करके. Let's complete the sentences. तो चलिए इन sentence को complete करते हैं. A tiger is a wild animal. My mother looks happy. The teacher seems angry. He became furious. The words that have been used to give meaning to the verbs are called complements. मतलब वो verbs, वो words जो कि हम use कर रहे हैं इन sentences में ताकि इसका एक meaning create हो सके, ठीक है, तो उन verb को हम क्या बोलते हैं? Complement बोलते हैं. Verbs that do not require an object but some other words to make complete sense are called verbs of complete प्रेडिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्स. मतलब कि वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बट कुछ और वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जो इनके सेंस को कंप्लीट कर सके, कंप्लीट सेंस वो क्रिएट कर सके, उसे हम वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर यू कैन सी एक्सरसाइजेस गिवन जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो द फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब्स. Some verbs change their form according to the number or person relating to the subject. कुछ ऐसे verb होते हैं जो अपने form को change करते हैं person के according, ठीक है, number के according. Okay, they also show the tense, वो tense भी show करते हैं. They are called finite verbs. इनको हम finite verb बोलते हैं. For example, the girl talks politely. So here talks जो है singular noun यानी कि singular verb in the present tense. Okay, next thing is the girls talk politely. Okay, plural noun, plural verb in present tense. Plural noun के साथ plural verb को हम use करेंगे present tense में. Singular noun के साथ हम singular verb को use करेंगे in the present tense. ठीक है. Next one, the girl talk politely. Here past tense is used. Okay. Now next is non-finite verbs. Some verbs do not change their form according to the tense, number or person related to the subject. कुछ ऐसे verb होते हैं जो अपने form को change नहीं करते हैं tense के according, number के according, person के according. Okay, such verbs are called non-finite verb. तो उन verbs को हम non-finite verb बोलते हैं. For example, Radha is singing a song. तो यहाँ पर ही singular subject है, ठीक है. नेक्स्ट वन, मीनू एंड मेघा आर सिंगिंग अ सॉन्ग. यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है पर दोनों में सेम ही फॉर्म का वर्ड यूज किया गया है. नेक्स्ट वन, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पास्ट टेंस है. ओके, सो इन दी अबव सेंटेंसेस द मेन वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म. जो मेन वर्ब है वो अपना फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है. इन दी सेंटेंसेस द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, आर, वर शो द टेंस ऑफ द एक्शन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, आर, वर, ये जो है टेंस शो कर रहा है उस एक्शन का और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट शो कर रहा है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज भी दी गई है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.